हेलो गाइस, बहुत दिन हो गए हैं हमारे इस चैनल पे कोई भी कंटेंट नहीं आया है। एंड मैंने एंड मेरे दोस्त ने सोचा है कि क्यों ना इस चैनल पे हम लोग पहले जैसा रेगुलर हो जाए। मुझे पता है तुम लोग में से बहुत से लोग काम करते करते स्टोरी सुनना चाहते हो, काम करते करते ऑडियो बुक सुनते हो। सो मैंने एंड मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि हम लोग आपके लिए कुछ इसी तरह का कंटेंट इस बार लेके आएंगे। एंड यस, अभी मैं थोड़ी देर पहले नींद से उठा हूँ। हाँ ओके, तो मेरी आवाज़ इसलिए खुली नहीं है, लेकिन मैं अपना 100 ट्राई करूँगा आप लोग के साथ स्टोरी शेयर करने में। ओके, तो ये जो कहानी है वो मेरे दोस्त ने लिखी है, वो राइटर है इसका। एंड मैंने जब ये कहानी फर्स्ट टाइम पढ़ी थी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मतलब मैं हमेशा उसकी गलतियाँ निकालता हूँ, वो भी मुझ पर थोड़ा सा गुस्सा होता है कि ये लड़का क्या हमेशा मेरी गलतियाँ निकालता है। लेकिन इस बार जो उसने कहानी लिखी है, इस बार जो उसने कहानी बुनी है भाई, मज़ा आ गया पढ़ के। एंड यस, ये कहानी पार्ट्स में आने वाली है, इसके और भी आगे पार्ट्स आने वाले हैं। तो यह मज़ा आने वाला है। ये फर्स्ट पार्ट है इस कहानी का। तो चलते हैं कहानी के अंदर। बैंगलोर के पास बसा हुआ एक अनजान गांव नारीपुर, जो समय की धुंध में कहीं खो सा गया था। इस गांव की मिट्टी में नमी थी, लेकिन इस नमी में कुछ अजीब था, जैसे कोई छुपा हुआ अतीत अपनी परछाई बुन रहा हो। इसी गांव में एक किसान सुरेश अपने 2 एकड़ जमीन पर खेती करता था। उसकी जिंदगी एक पुराने जर्जर पुश्तैनी मकान में कट रही थी। उस मकान की हालत किसी भूतिया हवेली से कम नहीं थी। लकड़ी की बीमों पे दरारें आ चुकी थी, दीवारों पर समय की गहरी लकीरें खींची थी। घर के पूर्वजों की पुरानी तस्वीरें अब धूल और जाले से ढक चुकी थी। उन पर चढ़ाए गए फूल सूख कर मुरझा चुके थे। खिड़कियां इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी कि रोशनी भी अंदर आने से कतराती थी। मगर इस घर का सबसे भयावह, सबसे डरावना हिस्सा पीछे का वह कुआं। यह कोई आम कुआं नहीं था, यह एक काली खाई थी, इतनी गहरी कि इसके तल को कभी किसी ने नहीं देखा था। इसकी गहराई इतनी रहस्यमय थी कि किसी ने इसे नापा भी नहीं था। गांव में कई तरह की कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता था कि इसमें कोई रहता है, कोई कहता था कि किसी ने इसमें कूदकर जान दे दी थी और उसकी लाश कभी नहीं मिली। सच क्या था और झूठ क्या, यह कोई नहीं जानता था। लेकिन एक बात सच थी, इस कुएं की दीवारों से लिपटे हुए अनगिनत काले सांप जो दिन रात फुफकार रहे थे। ऐसा लगता था मानो किसी को बुला रहे हो। हर रात सुरेश एक विशेष भोग तैयार करता था, घर के बचे हुए खाने का हिस्सा, मगर इसे वह किसी बलिदान की तरह कुएं के पास ले जाकर उसमें गिरा देता था। यह सब प्रीतम, उसका बड़ा बेटा, बचपन से देखता आ रहा था। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने अपने पिता से पूछ ही लिया, पापा, आप ये रोज रोज क्यों करते हो? सुरेश की आंखें गहरी हो गई और आवाज कठोर। कुछ परंपराएं बिना सवाल किए निभानी चाहिए। हमारे पुरखों ने यह नियम बनाया है, इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा। प्रीतम ने फिर सवाल किया, लेकिन अगर हम इसे एक दिन ना करें तो? सुरेश की सांसें तेज हो गई, चेहरे पर कठोरता और ज्यादा गहरी हो गई। तो तैयार हो जाओ श्राप और अपशकुन के लिए। जो इस नियम को तोड़ेगा उसका अंजाम पूरा परिवार भुगतेगा। उस रात हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी। ऐसा लग रहा था कोई छुपकर देख रहा हो। 5 साल बाद प्रीतम अब 22 साल का हो चुका था और दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करता था। अब उसे अपने पिता की बातों पर हंसी आती थी। वह इन सब बातों को अंधविश्वास मान चुका था, मगर सुरेश को डर था। सुरेश ने कई बार कहा था,
तू घर का बड़ा बेटा है, मेरे बाद यह जिम्मेदारी तुझे ही निभानी होगी। हर रात तुझे कुएं के पास जाकर तुझे खाना कुएं को समर्पित करना होगा। मेरे बाद ये जिम्मेदारी तुम्हारी ही है बेटा। मगर प्रीतम अड़कर बोलता, पापा ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बहस बढ़ती गई मगर अंततः सुरेश हार मानकर चुप हो गया। गुस्से में उसने अपने बेटे से कहा, ठीक है जा दिल्ली, मगर एक बात याद रखना, जिस दिन मैं तुझे बुलाऊं उस दिन फ्लाइट पकड़कर घर लौटना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। प्रीतम ने सहमति में सिर हिलाया और अगले दिन दिल्ली चला गया। अचानक कुछ अजीब होने लगा। 2 महीने बीत चुके थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। रोज वह अपने छोटे भाई प्रज्वल से फोन पर बात करता, घर का हालचाल लेता, लेकिन सुरेश अब भी उससे बात नहीं करता था। फिर अचानक प्रीतम की जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगी। काम का बोझ अचानक दुगना हो गया। इतनी मेहनत के बावजूद उसको सुकून नहीं मिलता था। वह कमजोर महसूस करने लगा। उसे लगा कि यह सिर्फ काम का दबाव है। वह खुद को समझाने लगा कि यह सब थकान की वजह से हो रहा है। 4 दिन तक उसकी प्रज्वल से कोई बात नहीं हुई। फिर एक रात जब मैं बता दूंगा, इस प्रज्वल और प्रीतम 2 भाई है। प्रज्वल जो है वो छोटा भाई है, प्रीतम जो है वो बड़ा भाई, एंड सुरेश उनका पिता। ओके, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। तो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। 4 दिन तक उसकी प्रज्वल से कोई बात नहीं हुई। फिर एक रात जब उसने भाई को फोन लगाया, The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. तो फोन स्विच ऑफ था। उसका दिल धड़क उठा। 4 दिनों में न तो प्रज्वल का कोई फोन आया न कोई मैसेज। अगले 2 दिन तक उसने लगातार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर बिना देरी किए वो मैंगलोर के लिए रवाना हो गया। नारीपुर लौटने पर गांव में घुसते ही कुछ अजीब लगा। नारीपुर असहज रूप से खामोश था। ऐसा लग रहा था पूरा गांव मर चुका है। हवाओं में एक अजीब सी नमी थी, लेकिन यह नमी ठंडी नहीं बल्कि भयावह थी। घर के पास पहुंचते ही उसने देखा दरवाजा खुला हुआ था। भीतर घुसते ही एक तेज सड़ी हुई गंध उसकी नाक में घुस गई। किसी गल चुकी चीज की भयानक बदबू। उसके कांपते हुए कदम जैसे ही अंदर बढ़े, उसने देखा मक्खियां भिनभिना रही है और बीचों बीच फर्श पर सुरेश यानी कि उसके पिता की लाश पड़ी हुई है। सुरेश की आंखें बाहर निकली हुई थी। उसका मुंह खुला था, जैसे मरने से पहले कुछ अत्यधिक भयावह चीज उसने देख ली हो। 7 दिन से पड़ी हुई लाश। गांव में लोग दूर रहते थे, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि सुरेश कब मरा। प्रीतम की आंखों में अंधेरा छाने लगा। उसका गला सूख रहा था। वह रोना चाहता था, मगर डर से उसका शरीर जड़ हो गया। प्रज्वल कहाँ है? अचानक उसने खुद को संभाला और अपने भाई प्रज्वल को ढूंढने लगा। उसने पूरा घर खोजा, लेकिन वह कहीं भी नहीं था। और तभी पीछे से सरसराहट की आवाज आई। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वही कुआं, काली अंधेरी खाई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वहाँ कुछ तो था, कुछ जो उसे देख रहा था, कुछ जो अब जाग चुका था। तो गाइस, ये थी आज की हमारी कहानी। आप लोग को आई होप ये कहानी पसंद आई हो, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है उसको दबाना मत भूलना, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक्स टू माय फ्रेंड विवेक वैलर, उसका भी चैनल है। हम दोनों भी गेमिंग करते हैं। मेरा चैनल क्रूर है एंड इसका चैनल
वैलर वी के, तो या उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करो। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।